हेलो फ्रेंड, वेलकम है आप सभी का आपके अपने ही यूट्यूब चैनल VG स्टडी सॉल्यूशन पे, जिसमें हम आपके लिए 10th की तैयारी करा रहे हैं। तो आज संडे है, तो आज रिवीजन है और आज टेस्ट वीडियो है। तो अभी हम लोग जो कर रहे हैं वो रिवीजन है। पिछली वीडियो में हम लोग यूरोप में राष्ट्रवाद का 3 ऑब्जेक्टिव में समाप्त किए थे, लेकिन ये अपना 1 शॉट रिवीजन होगा और आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कि आपका कितना सही हुआ। ओके, और शेयर करिए। पहले आप लोग शेयर नहीं करते हो, 10th के स्टूडेंट के पास जरूर शेयर कर दीजिए अभी। उसके बाद वीडियो स्टार्ट करते हैं। ओके, तो शेयर कर दिए होंगे। चलिए, कहता है अपना फर्स्ट क्वेश्चन, एड्रियानोपोल की संधि कब हुई थी? तो आपको बताना है कि एड्रियानोपोल की संधि कब हुई थी। तो आप लोग को बताना है एड्रियानोपोल की संधि कब हुई थी। तो एड्रियानोपोल की संधि 1829 ईस्वी में हुई थी, इसलिए ऑप्शन ए इज द राइट आंसर होगा। फ्रेंड्स, ये रिवीजन वीडियो है, इसलिए हम लोग जल्दी जल्दी रिवीजन करेंगे। हम आपको एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे क्वेश्चन को। अगर आपको एक्सप्लेन वाला वीडियो देखना है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। ओके, तो ये अभी रिवीजन हो रहा है, तो आपको एक्सप्लेन करके हम नहीं बता सकते, ये केवल रिवीजन। फिर भी हम कोशिश करेंगे। ओके, 2 नंबर क्वेश्चन कहता है फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? तो आपको बताना है फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी। तो फ्रैंकफर्ट की संधि अपनी 1871 ईस्वी में हुई थी, इसलिए ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, 3 नंबर क्वेश्चन कहता है 3 नंबर क्वेश्चन कहता है सेडोवा के युद्ध में किसकी पराजय हुई? तो आपको बताना है सेडोवा के युद्ध में किसकी पराजय हुई। तो सेडोवा के युद्ध में किसकी पराजय हुई आप लोगों को बताना है। तो सेडोवा के युद्ध में ऑस्ट्रिया की पराजय हुई, इसलिए ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, 4 नंबर क्वेश्चन नहीं है, हंगरी की राजधानी कहाँ है आपको बताना है। तो हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट में है, इसलिए ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट में है। ओके, 6 नंबर क्वेश्चन कहता है हंगरी की भाषा क्या है? तो हंगरी की भाषा मैग्यार है, इसलिए ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। हंगरी की भाषा मैग्यार है। ओके, स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले सकते हैं आप लोग जल्दी से। वियना कांग्रेस कब हुआ था आपको बनाना। वियना कांग्रेस कब हुआ था? वियना कांग्रेस 1815 ईस्वी में हुई थी, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। मेटरनिक का पतन कब हुआ था आपको बताना है। मेटरनिक का पतन कब हुआ था? तो मेटरनिक का पतन 1848 ईस्वी में हुआ था। ओके, 9 नंबर क्वेश्चन कहता है यंग इटली की स्थापना किसने की? आपको बताना है यंग इटली की स्थापना किसने की। तो यंग इटली की स्थापना अपना मेजनी ने किया था, इसलिए ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन कहता है यंग यूरोप की स्थापना किसने की? तो यंग इटली और यंग यूरोप की स्थापना मेजनी ने की, इसलिए ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, 11 नंबर क्वेश्चन कहता है यंग यूरोप की स्थापना कब हुई थी? तो आपको बताना है यंग यूरोप की स्थापना कब हुई थी। तो यंग यूरोप की स्थापना 1834 ईस्वी में हुई थी। ओके, यंग यूरोप की स्थापना 1834 ईस्वी में हुआ था। ओके, 12 नंबर क्वेश्चन कहता है ऑस्टर्ट रेनन थे। तो आपको बताना है ऑस्टर्ट रेनन कौन थे। तो ऑस्टर्ट रेनन एक फ्रांसीसी दार्शनिक थे, इसलिए ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। ऑस्टर्ट रेनन एक फ्रांसीसी दार्शनिक थे, इसे आप लोग को याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 13 नंबर क्वेश्चन कहता है यूनान कब स्वतंत्र हुआ? आपको बताना है यूनान कब स्वतंत्र हुआ। तो यूनान 1832 ईस्वी में स्वतंत्र हुआ। ओके, 14 नंबर क्वेश्चन कहता है जलवेराइन की स्थापना कब किया गया था? तो आपको बताना है जलवेराइन की स्थापना कब की। जलवेराइन की स्थापना 1834 ईस्वी में किया गया था। जलवेराइन की स्थापना 1834 ईस्वी में किया गया था। 15 नंबर क्वेश्चन कहता है जुलाई की क्रांति कब हुई थी? तो जुलाई की क्रांति 1830 ईस्वी में हुई थी। ओके, जुलाई की क्रांति 1830 ईस्वी में हुई थी। 16 नंबर क्वेश्चन कहता है फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? तो आपको बताना है फ्रांस की क्रांति कब हुई थी। तो फ्रांस की क्रांति 1789 ईस्वी में हुई थी। ओके, फ्रांस की क्रांति 1789 ईस्वी में हुई थी, इसलिए ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, 17 नंबर क्वेश्चन कहता है कुस्तुतुनिया की संधि कब हुई थी? आपको बताना है कुस्तुतुनिया की संधि कब हुई थी। तो कुस्तुतुनिया की संधि आप लोग को बताना है कि कब हुई थी। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। ओके, रिक्वेस्ट करता हूँ जरूर दीजिएगा आप लोग। अगर आप सीरियसली पढ़ाई करते हो तो जरूर दीजिएगा इसका आंसर कमेंट बॉक्स में।
ओके। 18 नंबर क्वेश्चन कहता है नेपोलियन ने इटली पर हमला कब किया था? तो आपको बताना है नेपोलियन ने इटली पर हमला कब किया था। तो नेपोलियन ने इटली पर हमला 1797 ईस्वी में किया था। ओके, इसलिए ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेपोलियन ने इटली पर हमला 1797 ईस्वी में किया था। 19 नंबर क्वेश्चन का था नेपोलियन ने जर्मनी में किस राज्य संघ की स्थापना की? तो नेपोलियन ने जर्मनी में जर्मन राज्य संघ की स्थापना की, इसलिए ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। 20 नंबर का होता है ऑप्शन कि बोस्टिल का पतन कब हुआ था? तो आपको बताना है कि बोस्टिल का पतन कब हुआ था। तो बोस्टिल का पतन 1789 ईस्वी में हुआ था, इसलिए ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। बोस्टिल का पतन 1789 ईस्वी में हुआ था। 21 नंबर क्वेश्चन कहता है कार्बोनरी का गठन किसने किया था? तो आपको बताना है कार्बोनरी का गठन किसने किया था। तो मेजनी ने किया था कार्बोनरी का गठन। ओके। 22 नंबर क्वेश्चन कहता है इनमें कौन कूटनीतिज्ञ थे? तो आपको बताना है इनमें कौन कूटनीतिज्ञ थे। तो काउर और बिस्मार्क जो थे वो कूटनीतिज्ञ थे। तो ऑप्शन सी कहता है, ए और डी, तो यहाँ पे अपना सी इज द राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन। ओके। 23 नंबर क्वेश्चन कहता है गिरिबाल्डी पेशे से था। तो आपको बताना है गिरिबाल्डी पेशे से क्या था। तो गिरिबाल्डी पेशे से एक नाविक था, इसलिए ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, गिरिबाल्डी पेशे से एक नाविक था। 24 नंबर क्वेश्चन कहता है लाल कुर्ती का गठन किसने किया था? तो आपको बताना है कि रेड शर्ट का गठन किसने किया था। लाल कुर्ती को ऐसे भी पूछ सकता है रेड शर्ट का गठन कब किया था। तो रेड शर्ट का गठन गिरिबाल्डी ने किया था। ओके, आप लोग को इसका एक्सप्लेन किया हुआ वीडियो चाहिए तो सब्सक्राइब करके प्लेलिस्ट में चले जाएं चैनल के, आप लोग को मिल जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन कहता है जर्मनी के एकीकरण के बाद जर्मनी का सम्राट बना। तो आपको बताना है जर्मनी के एकीकरण के बाद जर्मनी का सम्राट कौन बना। तो जर्मनी के एकीकरण के बाद जर्मनी का सम्राट अपना कौन बना, आपको बताना है। तो जर्मनी के एकीकरण के बाद जर्मनी का सम्राट विलियम प्रथम बना, इसलिए ऑप्शन ए इज द ऑप्शन डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके। 26 नंबर क्वेश्चन कहता है रक्त और लौह की नीति का अवलंबन किसने किया। तो आपको बताना है कि रक्त और लौह की नीति का अवलंबन किसने किया। तो रक्त और लौह की नीति का अवलंबन बिस्मार्क ने किया, इसलिए ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके। 27 नंबर क्वेश्चन कहता है राष्ट्रवाद की नई परिभाषा किसने दी। तो आपको बताना है कि राष्ट्रवाद की नई परिभाषा किसने दी। राष्ट्रवाद की नई परिभाषा अर्नस्ट रेनर ने दिया था। ओके। यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है, आपको बताना है। यूरोप का मरीज तुर्की को कहा जाता है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। 29 नंबर क्वेश्चन कहता है जर्मनी के राष्ट्रवाद का प्रतीक है। तो आपको बताना है जर्मनी के राष्ट्रवाद का प्रतीक क्या है। तो जर्मनी के राष्ट्रवाद का प्रतीक जर्मेनिया है, इसलिए ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। जर्मनी के राष्ट्रवाद का प्रतीक जर्मेनिया है। 30 नंबर क्वेश्चन कहता है जर्मनी के एकीकरण में किसकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। तो आपको बताना है जर्मनी के एकीकरण में किसकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। तो बिस्मार्क की थी। जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क की महत्वपूर्ण भूमिका थी। ओके। 31 नंबर क्वेश्चन कहता है जलवेराइन की स्थापना कहाँ हुई थी। तो आपको बताना है जलवेराइन की स्थापना कहाँ हुई थी। तो जलवेराइन की स्थापना प्रसा में हुई थी, यानी जर्मनी में ही प्रसा है। ओके, तो जलवेराइन की स्थापना प्रसा में हुई, यानी जर्मनी में। 32 नंबर क्वेश्चन कहता है जलवेराइन किसका शुल्क संघ था। तो आपको बताना है जलवेराइन किसका शुल्क संघ था। तो व्यापारियों का शुल्क संघ था जलवेराइन। ओके। 33 नंबर क्वेश्चन कहता है कालस्वाद की घोषणा किसने की। तो आपको बताना है कालस्वाद की घोषणा किसने की थी। तो कालस्वाद की घोषणा मेटरनिख ने की थी, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। 34 नंबर क्वेश्चन कहता है इनमें कौन उदारवादी राष्ट्रवादी नहीं था। तो आपको बताना है कौन उदारवादी राष्ट्रवादी नहीं था। तो मेटरनिख जो था अपना उदारवादी राष्ट्रवादी नहीं था, निरंकुश शासक था वो, जो अपना ही भला चाहता था, जनता की भलाई के बारे में थोड़ा भी नहीं सोचता था। 35 नंबर क्वेश्चन कहता है कि विक्टर एमेनुअल ने प्रधानमंत्री के पद पर किसे नियुक्त किया। तो आपको बताना है कि विक्टर एमेनुअल ने प्रधानमंत्री के पद पर किसे नियुक्त किया। तो विक्टर एमेनुअल ने प्रधानमंत्री के पद पे काउंट काउर को नियुक्त किया, इसलिए ऑप्शन डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके। 36 नंबर क्वेश्चन कहता है इटली के एकीकरण का मसीहा कौन कहा जाता है। तो इटली के एकीकरण का आपको बताना है, इटली के एकीकरण का मसीहा कहा जाता है। तो आपको बताना है इटली के एकीकरण मसीहा किसे कहा जाता है। तो इटली के एकीकरण का मसीहा
मेजनी को कहा जाता है, इसलिए ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। 37 नंबर क्वेश्चन का था इटली के गगन का तलवार किसे कहा जाता था, तो इटली के गगन का तलवार गैरिबाल्डी को कहा जाता है। वह युद्ध के, ये भी पूछ सकता है कौन युद्ध इटली के गगन के लिए युद्ध पर विश्वास रखता था, तो गैरिबाल्डी। 38 नंबर क्वेश्चन कहता है मेजनी का जन्म हुआ था, तो आपको बताना है मेजनी का जन्म हुआ था, तो मेजनी का जन्म सार्डिनिया में हुआ था। ओके। 41 नंबर क्वेश्चन कहता है काउर का जन्म कब हुआ था, तो आपको बताना है काउर का जन्म कब हुआ था। काउर का जन्म 1810 ईस्वी में हुआ था। ओके। मेजनी का जन्म 1805 ईस्वी में हुआ था, काउर का जन्म 1810 ईस्वी में हुआ था। ओके। 42 नंबर क्वेश्चन कहता है रूमानीवाद संस्कृति पर आधारित प्रयास था, तो आपको बताना है रूमानीवाद संस्कृति पर आधारित एक प्रयास था। कैसा प्रयास था, तो राष्ट्रवाद के विकास के लिए एक प्रयास था, इसलिए ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके। 43 नंबर क्वेश्चन कहता है नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस का सम्राट कब बना, तो नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस का सम्राट 1840 ईस्वी में बना। ओके। 44 नंबर क्वेश्चन कहता है इटली के गगन में महत्वपूर्ण योगदान था, तो इटली के गगन में महत्वपूर्ण योगदान किसका था, तो यहाँ पे ऑप्शन में गड़बड़ी हो गया है, यहाँ पे तीनों होना चाहिए था, तीनों। ओके। तो इटली के गगन में मेजनी, गैरिबाल्डी और काउंट का और तीनों का योगदान था, इसलिए ऑप्शन डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके। 45 नंबर क्वेश्चन कहता है बिस्मार्क का जन्म कब हुआ था, तो बिस्मार्क का जन्म 1815 ईस्वी में हुआ था। ओके। बिस्मार्क का जन्म 1815 ईस्वी में हुआ था। 46 नंबर क्वेश्चन कहता है बिस्मार्क जर्मनी के एकीकरण के लिए कितना युद्ध किया था, तो आपको बताना है बिस्मार्क जर्मनी के एकीकरण के लिए कितना युद्ध किया था, तो बिस्मार्क जर्मनी के एकीकरण के लिए 3 युद्ध लड़ा था, इसलिए ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। 47 नंबर का होता है सेडान का युद्ध कब हुआ था, तो सेडान का युद्ध आपको बताना है कब हुआ था। सेडान का युद्ध 1870 ईस्वी में हुआ था। ओके। 48 नंबर क्वेश्चन कहता है सेडान का युद्ध किन के बीच हुआ था, तो सेडान का युद्ध फ्रांस और प्रसा के बीच में हुआ था। ओके। फ्रांस और प्रसा के बीच में हुआ था सेडान का युद्ध। सेडान का युद्ध फ्रांस और प्रसा के बीच में हुआ था। 49 नंबर क्वेश्चन कहता है सेडान का युद्ध में किसकी विजय हुई, तो आपको बताना है सेडान के युद्ध में किसकी विजय हुई, तो सेडान के युद्ध में प्रसा की विजय हुई। सेडान के युद्ध में प्रसा की विजय हुई। ओके। इसलिए ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। यूरोप वासियों के लिए किस देश का ज्ञान प्रेरणादायक और गौरवशाली था, कहता है 50 नंबर क्वेश्चन यूरोप वासियों के लिए किस देश का ज्ञान प्रेरणादायक और गौरवशाली था, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स इसे शेयर जरूर कीजिएगा क्योंकि ये 1 शॉट रिवीजन है। यूरोप में राष्ट्रवाद का ऑब्जेक्टिव यहाँ से समाप्त होता है। ओनली 12 मिनट में हम लोग लगभग 50 ऑब्जेक्टिव कर लिए। ओके। सिर्फ 12 मिनट में हम लोग 50 ऑब्जेक्टिव कर लिए, तो आप लोग जरूर शेयर करिएगा इसको, और जो चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को पर प्रेस कर दीजिए ताकि आपका हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे और आप अपनी तैयारी को बेहतरीन बना सके। ओके। मिलते हैं अगले वीडियो में।